इब्ने सीना, दूसरा नाम इनका है जी बू अली सीना। ये 980 एडी के अंदर पैदा हुए और 1037 एडी के अंदर इनकी वफात हुई। ये अपने वक्त के बेहतरीन फिजिशियन, केमिस्ट, फिलोसोफर, फार्मासिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट और एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने तकरीबन 450 मेडिकल मकाले लिखे मुख्तलिफ साइंटिफिक टॉपिक्स पे, जिनमें से 40 तो सिर्फ प्योर मेडिसिन पे लिखे गए। इनकी जो बुक है आज भी लोगों को दिमागों के अंदर ये बुक का नाम जिंदा है, वो है जी कैनन ऑफ मेडिसिन। यानी इब्ने सीना का जहां नाम आता है साथ में कैनन ऑफ मेडिसिन एज ए रेफरेंस के तौर पे लिखा जाता है कि ये वो शानदार बुक है। इसका दूसरा नाम किताबुल अल शिफा भी है, यानी द बुक ऑफ हीलिंग इसे कहते हैं। वाज ये भी एज ए टेक्स्ट बुक के तौर पे इस्तेमाल की गई 14वीं और 16वीं सदी के दौरान, यानी 14, 15, 16 ये जो सदियां थी, इसके अंदर ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के अंदर किताबुल शिफा या द कैनन ऑफ मेडिसिन एज ए टेक्स्ट बुक के तौर पे इस्तेमाल हुई। इसीलिए बार बार मैं ये कह रहा हूं कि ये इरा, ये गोल्डन इरा है जो मुस्लिम ने कंट्रीब्यूशन किया, जो इन्होंने पहले से जो लोगों पर रिसर्च थी, किसी की रिसर्च का सर था, किसी रिसर्च का पांव था, उस रिसर्च को कंप्लीट किया, नए आइडियाज डिस्कवर किए और एक नया नॉलेज जो मुसलमानों ने पूरी दुनिया को दिया, वो एज ए टेक्स्ट बुक के तौर पे इस्तेमाल होता रहा। जब ये टेक्स्ट बुक के लिए इस्तेमाल होता रहा तो आज की जो डिस्कवरीज हैं सारी की सारी इन्हीं के सर जाती हैं, उनका जो शेर है इन्हीं के मुसलमान साइंटिस्टों के सर जाता है। क्लिनिकल ट्रायल की बात कर लें, जो कि आज बड़े फेमस है। क्लिनिकल ट्रायल के बगैर कोई भी ड्रग अप्रूव करके मार्केट के अंदर आप दे नहीं सकते, पहले आपने क्लिनिकल ट्रायल देना है, उसका फिर आप भेज सकते हैं। तो पहली दफा पहला मकाला जो क्लिनिकल ट्रायल पे लिखा गया वो इब्ने सीना ने लिखा, और इन्होंने एक जरिया, एक इंफॉर्मेशन, एक फाउंडेशन रखी कि किस तरह आप सिस्टमैटिक अप्रोच के जरिए ड्रग को टेस्ट कर सकते हैं। अब आपको वर्क की अहमियत समझ आ रही है, क्यों गोल्डन इरा कहा जा रहा है इसे। इन्हीं की बुक में से आपको बताता हूं कि इन्होंने क्लिनिकल ट्रायल के बारे में ना सिर्फ पहली दफा लिखा, बल्कि उसके बारे में जो 7 कंडीशंस लगाई वो आज भी क्लिनिकल ट्रायल की कंडीशंस के अंदर काबिल इस्तेमाल है, ना बल्कि काबिल तारीफ भी है। नंबर 1, इन्होंने कहा जी जिस ड्रग की आपने क्लिनिकल ट्रायल करना वो प्योर होनी चाहिए, उसके अंदर अडल्ट्रेशन नहीं, उसके अंदर जो है वो खराब नहीं होनी चाहिए, वो उसके अंदर जो है वो कोई दूसरी चीज मिक्स नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर कोई इंग्रेडिएंट मौजूद नहीं होना चाहिए। तो ड्रग मस्ट बी प्योर। दूसरी कंडीशन इन्होंने कहा जी जो भी ड्रग आपने क्लिनिकल ट्रायल करने हैं उस ड्रग पे वो सिर्फ एक कंडीशन के लिए उस वक्त आप स्टडी कर सकते हैं, ड्रग मस्ट बी टेस्टेड इन कॉन्ट्राडिक्टरी डिजीज स्टेट आल्सो। इसके अलावा इन्होंने कहा जी कि स्ट्रेंथ ऑफ जो ड्रग है वो आपने मेजर करनी है प्रोपोर्शनेट टू सीवियरिटी ऑफ डिजीज, कि कितनी जो है डिजीज सीवियर हो तो आपने कितनी स्ट्रेंथ देनी है। ये नहीं कि एक ही स्ट्रेंथ आप फिक्स कर दें, लो जी 450 मिलीग्राम यही, चाहे बंदा जो है वो आखिरी स्टेज पे हो तब भी यही देनी, पहली स्टेज पे नहीं। नहीं नहीं, इब्ने सीना ने कहा कि आपने सीवियरिटी ऑफ डिजीज की बुनियाद पे, जो बीमारी की शिद्दत है उसकी बुनियाद पे आपने जो स्ट्रेंथ है उसको आपने कैलकुलेट भी करना है कि इस पहली फेज पे आपने कितनी स्ट्रेंथ देनी है, कितनी मिकदार देनी है, दूसरी, तीसरी, चौथी, आखिरी स्टेज पे आपने उस पर्सन को कितनी स्ट्रेंथ मेडिसिन की कितनी अमाउंट देनी है, वो भी आपने क्लिनिकल ट्रायल के अंदर ही फाइंड कर लेनी है। उसके अलावा उन्होंने कहा जी टाइम ऑफ थेरेप्यूटिक इफेक्ट भी आपने कंसीडर करना है कि कितने दिन लगे इस डिजीज से रिकवर होते हुए, इस मेडिसिन को इस्तेमाल करते हुए। इसके अलावा उन्होंने अगली कंडीशन ये दी कि आपने कंटिन्यूअस एक्शन भी देखना है, यानी कि हमने अगर 10-12 दिन दवाई दे रहे हैं तो पहले दिन से और 12वें दिन वाला जो बॉडी का रिस्पॉन्स है वो डिफरेंट है, तो आपने कंटिन्यू स्टडी करनी है, और ना सिर्फ कंटिन्यू स्टडी करनी है बल्कि जो कंटिन्यू एक्शंस हो रहे हैं ड्रग का बॉडी पे वो भी आपने साथ साथ स्टडी करने हैं क्लिनिकल ट्रायल के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है जी ड्रग मस्ट बी टेस्टेड इन ह्यूमन बिफोर जजमेंट। किसी भी जजमेंट को पास करने से पहले, हाँ आप एनिमल के अंदर करें, बाकी सब के अंदर करें, तो सबसे एंड पे आप जब टेस्ट करेंगे ह्यूमन के अंदर, उसके बाद आपने कोई जजमेंट पास करनी है। ये नहीं कि आप चूहे, बिल्ली, कुत्ते, किसी दूसरे जानवर पे आप जो है वो टेस्ट पास कर लें और बाद में उसे ह्यूमन कम्युनिटी के अंदर जो है वो आप दे दें, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, आप पहले जानवरों पे क्लिनिकल ट्रायल जरूर करें, उसके बाद इंसानों पे क्लिनिकल ट्रायल करें, उसके बाद कोई ना कोई जजमेंट अपनी पास करें। नेक्स्ट जी, इब्ने सीना जो है वो पैदा कहां पे हुआ? बुखारा के अंदर, उज्बेकिस्तान। और इब्ने सीना का भी दूसरा नाम आपको वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर मिलेगा, वो है एविसीना। तो जहां आपने एविसीना देखना है किसी भी बुक के अंदर, जो फॉरेन की बुक हो, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि एविसीना एक्चुअली इब्ने सीना का ही दूसरा नाम है जी। इब्ने सीना वो पहला पर्सन है जिसने डिफरेंट साइकेट्रिक डिजीज के बारे में बताया। इससे पहले हमने थोड़ा बहुत इलाज थोड़ा बहुत देखा, लेकिन डिजीज को एज ए होल डिस्क्राइब किया पहली दफा
साइकेट्रिक डिजीज को वो इब्ने सीना ने किया। जैसे डिप्रेशन के बारे में डिटेल से बात, इंसोमिया के बारे में डिटेल से बात की, डिमेंटिया के बारे में, मैनिया के बारे में आपने डिटेल से बात की। इसके अलावा इन्होंने रिस्क फैक्टर क्लिनिकल ट्रायल के बताए और आइडिया दिया सिंड्रोम का, अर्ली कैंसर थेरेपी का आइडिया जो सारे का सारा इब्ने सीना ने दिया। और यही वो पहला पर्सन है जिसने स्टीम डिस्टिलेशन के अमल को डिस्क्राइब किया कंप्लीटली। और इब्ने सीना ही वो पहला पर्सन है जिसने किसी भी डिजीज को डायग्नोज करने का तरीका बताया, यानी प्रॉपर पहली दफा जिसने अगर किसी ने डायग्नोज का तरीका बताया वो इब्ने सीना है कि आप स्पेसिफिक किस तरह किसी भी डिजीज पर पहुंच सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस बेल आइकन टू गेट मोर एंड लेटेस्ट वीडियोस, शेयर विद आवर स्टूडेंट फैमिली ऑफ फार्मेसी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।